हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली में हैं, तो राष्ट्रपति भवन में उनको कितने तोपों की सलामी मिली है, और जब वो पहुँचे भारत में तो एयरपोर्ट से आगवानी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और अपनी फॉर्चूनर कार से वो लेकर आए हैं। तो ये जो BMW नहीं इस्तेमाल किया गया और मर्सिडीज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, और भी कई सारी पश्चिमी देशों की कंपनियों की गाड़ियां नहीं इस्तेमाल की गई। इसका व्यापक जो है ना वो कूटनीतिक संदेश भी है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आज मीटिंग भी चल रही है। इसके अलावा RBI ने रेपो रेट में कमी की है, तो ये क्या होता है रेपो रेट और क्या स्थिति है। रुपया काफ़ी डाउन हो गया है, 90 के पार चला गया, बहुत ख़राब हालत है दुनिया में रुपए की हालत, उस पर चर्चा करेंगे। एक इंडेक्स आया है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, उसमें भारत की स्थिति क्या है, दुनिया का टॉप और सबसे खराब देश की स्थिति क्या है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बन गया है, CBIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं, एक्वेरिन ये अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है और किन देशों की सेनाओं के बीच में, उरैयुर सूती साड़ी को GI टैग दिया गया है, कहाँ की साड़ी है ये, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। आंसर का 21 तोपों की सलामी के साथ मिला है। और ये उस समय, ये आज ही की बात है, 5 दिसंबर की सुबह जब वो राष्ट्रपति भवन पहुँचे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो भारत की यात्रा पर हैं व्लादिमीर पुतिन और 21 तोपों की सलामी उनको दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या होता है ये गन सैल्यूट? देखिए, तोप दागकर सलामी देना सेना में किसी के लिए सम्मान देने के समान माना जाता है, होता है वो। और अलग अलग मौक़ों पर, चाहे स्वागत करना हो, खुशी हो या अंतिम विदाई हो, तो उस समय ये तोपों की सलामी दी जाती है। और इसमें पूरा नियम बना हुआ है कि किनको कितने तोपों की सलामी दी जाए, तो प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिससे 21 तोपों की जो सलामी है ना वो सबसे उच्च मानी जाती है। और भारत में 21 तोपों की सलामी दिया जाने वाला सर्वोच्च ये सैन्य सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है। ठीक है, तो 21 तोपों की जो सलामी है ना, ये भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ खास अवसर पर, विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, किंग हैं, मोनार्क हैं, इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान ये दिया जाता है 21 तोपों की सलामी। और 19 तोपों की सलामी भी होती है, वो उपराष्ट्रपति के लिए या फिर राज्यपाल के लिए, कुछ परिस्थितियों में विदेशी जो उपराष्ट्रपति हैं उनके समकक्ष जो डिग्निटीज़ हैं उनके लिए। अच्छा, 1700 तोपों की भी सलामी होती है, 17, तो वो राज्यपाल को दिया जाता है कुछ ही खास मौक़ों पर। मुख्यमंत्री को भी विशेष औपचारिक कार्यक्रमों में दिया जाता है। फिर और भी हैं, जैसे 15 तोपों की सलामी, 13 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी, वो सब जो है सरकार के वरिष्ठ मंत्री, विदेशी जो मंत्री हैं, सीनियर जनरल हैं और महत्वपूर्ण दूतावास स्तर के जो मेहमान हैं उन सबको दिया जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने जाना। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा एक कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है कि फॉर्चूनर कार में एयरपोर्ट के से एक साथ निकले हैं पुतिन और मोदी। ठीक है, अपने विमान से दिल्ली में उन्होंने लैंड किया था राष्ट्रपति पुतिन। शाम को 4 दिसंबर की शाम को दिल्ली पर कदम रखा उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रोटोकॉल तोड़कर उनको लेने पहुंचे थे वहां पर। और लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का जो ध्यान खींचा है वो वाइट कलर की जो फॉर्चूनर कार है, वो जो देख रहे हैं आप ये वीडियो, उसमें तो टोयोटा की कार है, ये जापानी कंपनी है टोयोटा, उस पर एक साथ बैठकर दोनों निकले यानी एयरपोर्ट से। और आप ख़ास चीज़ एक देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन वो अपनी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बख्तरबंद मतलब कि पूरा अभेद्य जो कार होती है इन राष्ट्राध्यक्षों की, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास है चाहे पुतिन के पास है, वो उसमें किसी भी मतलब बड़े से बड़े रॉकेट लॉन्चर वगैरह का भी असर नहीं होता है उस पर। ठीक है, खतरों के दौरान भी वो सुरक्षित रहती है। तो उन सब को छोड़कर ये फॉर्चूनर कार में बैठे। ठीक है, आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि क्या मायने हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक तरह से इस संदेश जो
कूटनीतिक तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि पश्चिमी देशों की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की पुतिन ने, और मेड इन इंडिया सवारी पर उन्होंने सफ़र किया है। फॉर्च्यूनर कार, वैसे ये जो बनाने वाली कंपनी है वो जापान की है, लेकिन ये भारत में बनती है फॉर्च्यूनर, और ये इस कार का इस्तेमाल जो है ना वो आमतौर पे वीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है ना ये 5 दिसंबर को भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भी चल रहा है, इंडिया रशिया एनुअल समिट भी चल रही है। तो उसमें जो भी आउटपुट निकलेगा वो मैं कल या मंडे को मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स करवा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, टॉपिक लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आपने ये जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में इस पर ये अवेलेबल है, और इस वीडियो से तकरीबन 20 प्रश्न जो है ना वो ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। हमने रिव्यू भी किया था एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर, और बच्चों ने ही बताया कि किस तरीके से प्रश्न इससे टकरा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं बहुत मामूली से प्राइस में। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह की मेंबरशिप प्लान है शार्प लर्निंग ऐप पर। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी, इन सब के लेवल का है, और दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का ये करंट फोर्स। इसमें क्या मिलता है? पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब मिल जाते हैं वीकली, मंथली, ईयरली। आपको अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा, इस साल का कंटेंट मिलेगा, पिछले साल का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा करंट फोर्स का। तो शानदार तैयारी आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, और व्हाट्सएप का हेल्पलाइन लिंक भी है, तो देख सकते हैं आप उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा यानी दिसंबर 2025 में, तो उसमें रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। आंसर क्या होगा इसका? 25 बेसिस पॉइंट। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, एमपीसी कट्स। एमपीसी का मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, आरबीआई की एक कमेटी है, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो वही ये तय करते हैं कि रेपो रेट कितना रखा जाए। ओके, तो ये 5 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के बाद आरबीआई ने ऐलान किया कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर हम 5.5% से कम करके हम 5.25% कर रहे हैं। और ये ऐलान किसने किया है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया है। ठीक है, और इस साल 2025 में रेपो रेट में कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट मतलब 1.25% की कमी हो चुकी है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण जो डेटा है वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। आपके मन में सवाल होगा कि ये बेसिस पॉइंट क्या है? मतलब 1% को 100 मान लिया गया बेसिस पॉइंट। ठीक है, जैसे 100 पैसा। ओके, तो उसी में जैसे 0.25% की कटौती की गई है, तो 25 बेसिस पॉइंट हम कहेंगे उसको। ओके, तो रेपो रेट में जो कमी है वो कमज़ोर रुपए और मजबूत आर्थिक विकास दर और घटती हुई जो मुद्रास्फीति है, महंगाई दर है, उसके बीच में संतुलन बनाते हुए ये किया गया है। और इससे खास तौर पर बैंकों के लिए लोन देना जो ना आसान हो जाएगा कम ब्याज दरों पर। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। और एक और पॉइंट इसने ये बताया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान है ना वो 7.3% कर दिया गया है। ये अनुमान लगाया गया है कि इतना जो है ना वो हो सकता है। अच्छा, पिछली बार कब घटाया गया था रेपो रेट? जून 2025 में। जून में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और 50 बेसिस पॉइंट ये घटाया गया था। तब 6% से घटाकर 5.5% किया गया था, और अब 5.5% से घटाकर 5.25% ये किया गया है। ठीक है, अब सवाल आपके मन में हो सकता है कि रेपो रेट होता क्या है? तो आसान भाषा में कहें तो बैंक जो है ना आपको हमें कर्ज देता है, ठीक है, लोन देता है, तो उस लोन पर आपको ब्याज चुकाना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए बहुत भारी रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वो ये रकम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से ये लेता है बैंक, और फिर वो आपको लोन देता है। ठीक है, तो इस लोन पर जो रिज़र्व बैंक जिस दर से ब्याज वसूल करता है, यानी ये भी तो अभी इसने रुपए दिए हैं इसको, तो इससे ब्याज ले रहा है,
तो जो ब्याज है उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, उल्टा भी होता है, कई बार बैंकों के पास बहुत ज़्यादा रकम हो जाती है तो वो क्या करता है, आरबीआई को दे देता है और आरबीआई उस पर ब्याज देता है वो बैंक को। तो वो जो है ना वो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट हो गया, बैंक में गया और बैंक से आरबीआई में गया तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब सवाल ये होगा आपके मन में कि रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, खासतौर पर यूपीएससी और पीसीएस के एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन तो होता ही है रेपो रेट, महंगाई, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। कई बार ये पूछ दिया जाता है, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि आरबीआई के पास महंगाई से लड़ने का शक्तिशाली टूल क्या है, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, उसमें रेपो रेट भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है ना तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है और इकोनॉमी में जो मनी फ्लो है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो जब बैंकों के पास मतलब ज़्यादा ब्याज दरों पर उसको बैंकों को लोन मिल रहा है तो बैंक भी क्या करेंगे, ज़्यादा ब्याज दर वसूलेंगे ग्राहकों से। ऐसे में क्या होगा, आम लोग जो है ना वो लोन लेना कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी की जो ना कंट्रोल हो जाता है, लिक्विडिटी मार्केट में उस पर कंट्रोल करने का एक महत्वपूर्ण टूल हो जाता है आरबीआई के पास। अच्छा, अगर आरबीआई जो है ना रेपो रेट को कम करता है, जैसे अभी किया है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में बैंक भी जो ना वो सस्ते ब्याज पर लोन देती है। ऐसे में लोग ज़्यादा लोन लेने लगते हैं और उससे क्या होता है, बड़ी कंपनियां की बात कर रहा हूँ और आम लोग भी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर लिक्विडिटी जो है ना वो बढ़ जाती है मार्केट में। ओके, तो मतलब साफ है कि कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। अब जो रेपो रेट को कम किया गया है इससे, तो बैंक जो है ना वो अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकेंगे। ठीक है, तो ये है, जिसे अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि महंगाई दर जो है ना वो कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। तो महंगाई दर जब कम हुई तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट। तो ये है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसको कहते हैं। अच्छा, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति समिति। उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ठीक है, और गवर्नर इस वक्त कौन है, संजय मल्होत्रा है। तो सवाल हो सकता है आपके मन में कि अभी रेपो रेट को कम करने की वजह क्या है। तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर में तेज गिरावट देखने को मिली है अभी। ठीक है, और ये कमी लगातार रहेगी अभी आने वाले वक्त में, और मजबूत आर्थिक वृद्धि भी चल रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट के जो आंकड़े आए थे वो बहुत शानदार आंकड़े आए थे। ठीक है, तो इसलिए, और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो ब्याज दरों का में जो कमी यानी रेपो रेट में जो कमी का ये जो फैसला किया गया है वो आप देखिए कि ऐसे समय में किया गया है जब रुपया ऑल टाइम मतलब डाउन पर है, 90.25 इतना तक गिर गया था रुपया। $1 की जो कीमत है वो इतने तक चली गई थी, हालांकि कुछ संभला फिर गिर रहा है लगातार। तो ऐसे में क्या है ना, वित्तीय बाजारों में उथल पुथल से मच गई है। रुपए में जो गिरावट है, तो ऐसे में केंद्रीय बैंक जो है ना ब्याज दरों में अपनी कटौती की है उसने। और एक ख़ास बात है कि जब मुद्रा कमज़ोर होती है तो जो बाहर से हम बहुत सारे सामान मंगवाते भी तो आयात करते हैं, तो उसकी महंगाई वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे हम आप कहें कि कोई $1 में कोई सामान था और $1 की कीमत एक समय में 80 रुपये थी और आज 90 रुपये हो गई है, तो हमारे लिए तो 10 रुपया महंगा हो गया ना कोई सामान। अगर हम उस, क्योंकि हम विदेश से जो व्यापार करते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो व्यापार करते हैं वो डॉलर में करते हैं। दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उस पर बोलबाला डॉलर का है। तो हमें अगर कोई सामान खरीदना है, हमें अगर ऑयल खरीदना है तो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। आज हमने इतने रुपए में कम, अब एक तो डॉलर की कीमत जो है ना वो बढ़ती जा रही है और सामान की भी कीमत उधर बढ़ रही है, तो उसका असर हम पर दो तरफा होता है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई तो हमें अपने ज़्यादा रुपए अपना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण।
बातें आप देखिए कि पिछले अगर 5 साल की देखेंगे हम डॉलर की स्थिति, तो देखिए 2021 की बात करेंगे तो ये 73-74 रुपये का था $1, और अब कितने पर चला गया है, ये 90 के आसपास ये पहुंच गया है। ये गिरावट, इतनी गिरावट हुई है। तो ये आपको लग रहा होगा ये तो ऊपर चल रहा है मामला। तो ये क्या है ना, ये हम $1 को अगर हम बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इतना $1 में 90 रुपया, तो मतलब 90 रुपये देंगे तब जाकर $1 मिलेगा। पहले कितना था, पहले 74 रुपया देते थे तब हमें $1 मिलता था। अगर अब हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, तो $1 में अगर हम कहेंगे, $1 में हमें पहले कितना डॉलर मिलता था, $1 में हमें $0.013 था, ठीक है। और आज जो स्थिति हो गई है यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, $0.011 ये हो गया। अब गिरावट एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से गिरावट आप देख सकते हैं। तो ये जो गिरावट हुई है ना, उसकी वजह से हमें इंपोर्ट बहुत महंगा हो गया। भले ही एक्सपोर्ट जो है ना वो फ़ायदेमंद हो गया है। कोई चीज़ 80 रुपये में बनती थी, अब उसका 90 रुपये मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट का फ़ायदा हो गया, कुछ उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल परचेज करना पड़ता है, हमें बड़ी मात्रा में जो कंप्यूटर्स हैं ये सब परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है, मोबाइल परचेज करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब विदेश से ही तो आ रहा है। जब रुपया कमज़ोर हो गया तो हमें ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो अभी आने वाले वक्त में देखेंगे आप कि मोबाइल हो गया, जो भी विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं वो सब चीज़ों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि रुपया की स्थिति खराब हो गई है, रुपया कमज़ोर हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। और रुपये के खराब स्थिति में होने की कई सारी वजहें हैं। आप कहेंगे क्यों आखिर रुपया जो है ना वो इतना डाउन हुआ है। वजह एक ये है कि लगातार डॉलर जो है ना भारत से जा रहा है, ठीक है। भारत ने डॉलर को रिजर्व मनी के रूप में भी रखा हुआ है, ओके। और जो विदेशी निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया हुआ है भारत में, शेयर बाज़ार में और दूसरी जगहों पर, वो मुनाफा वसूली करके अब वो डॉलर को निकाल रहे हैं। तो निकालने तो क्या मतलब क्या होगा, तो वो डॉलर खरीद रहे हैं। रुपया में उन्होंने मतलब डॉलर लाए थे, वो डॉलर को तो आरबीआई ने अपने पास रख लिया और उसके बदले रुपया दे दिया और रुपया इन्वेस्ट हो गया यहाँ पर। अब वो अपना डॉलर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, रुपया जो है ना आरबीआई के पास गया, वो डॉलर आरबीआई से ले रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में जो है ना वो ये रुपए की बिकवाली हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, रुपए की बिकवाली हो रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया। आपने एक चीज़ जाना होगा ना, जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मूल सिद्धांत क्या है, किसी भी सामान के सस्ते और महंगे होने का। बाज़ार में जब बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, तो सामान महंगा हो जाएगा, और जब बाज़ार में डिमांड कम हो जाएगी तो वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति है। भारत में अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, रुपए का भाव गिर जाएगा, और जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो रुपए का भाव बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ना वो ऊपर नीचे का स्थिति आप देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता है ना, वो अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। आपको पता है कि लगभग 50% तक टैरिफ लग रहा है भारतीय सामानों का। तो ऐसे में क्या हुआ है, अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, सबसे बड़ा वो व्यापारिक साझेदार है, तो चीन के बाद कहिए, तो अब उसको हम कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो हम जब कम एक्सपोर्ट करेंगे, वो जब 50% वैसे ही टैरिफ लग गया है और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमें पास क्या होगा, डॉलर भी कम आएगा वहाँ से, ओके। तो इससे भी अनिश्चितता पैदा हो रही है और इसकी वजह से भी रुपए लगातार डाउन होता जा रहा है, खराब स्थिति होती जा रही है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मेरा मकसद ये होता है कि करंट अफेयर्स में आप चीज़ों को समझ लें, ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े,
क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपको इसी के अंदर से पूछा जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि मैंने जो यहाँ लिखा है कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सेम प्रश्न आए। मैंने जितनी बातें बताई हैं उनसे प्रश्न आ सकते हैं, ज़्यादा संभावना ये भी है। ठीक है, तो इसका जो डिटेल नोट्स है ना वो फ्री में अवेलेबल है। शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री वाले ऑप्शंस से। वहाँ डेली का पीडीएफ फ्री होता है, बाकी के लिए मेंबरशिप लेना होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, या टेस्ट देने के लिए या वीडियो और भी देखने के लिए। ठीक है, ऐप पर शार्प लर्निंग ऐप है। अगले क्वेश्चन लेंगे हम लोग, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक यानी WPS इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? आंसर होगा 131। और ये न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। अभी कई सारे प्रश्न इस पर आधारित हम बताने जा रहे हैं आपको। तो ये है रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम क्या है? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। और इसे किसने जारी किया है? तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और इसके अलावा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट की बहुत महत्व है दुनिया भर में, तभी तो इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को खास तौर पर तवज्जो दी है और खबर भी बनाया है। तो यहाँ क्या मतलब हुआ इस रिपोर्ट का कि महिलाओं की स्थिति, शांति और सुरक्षा, तो उसमें जो प्रमुख 3 आयाम हैं खास तौर पर यहाँ पर, जस्टिस, सिक्योरिटी, इंक्लूजन, और उसी के आधार पर बहुत सारे चीज़ें हैं। तो उसमें क्या स्थिति है? तो 181 देशों की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 131 है। अच्छी स्थिति नहीं है, भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन ये प्रगति असमान है। महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक नेतृत्व, श्रम बल में जो भागीदारी है, नौकरियों में, कानूनी जो स्थितियाँ हैं, उन सब में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई है। और इसीलिए भारत का जो स्थान है वो हमने यहाँ पर देखा है 131 रैंकिंग ये बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या होगा क्वेश्चन? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 में सबसे खराब रैंक किसकी है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को 0.279 ये स्कोर मिला है। ठीक है, अच्छा भारत को क्या स्कोर मिला था? एक बार मैं बता दूं, भारत को जो ना वो 0.607 पॉइंट मिला था। पॉइंट जो मिलता है ना इसमें वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसी के बीच में होता है। 1 मतलब बेहतर, काफ़ी बेहतर, और 0 मतलब स्थिति जो है वो ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ये जो रैंकिंग है इस तरह से तय की जाती है। ओके, तो हम देखेंगे कि जो सबसे ख़राब जो स्थिति है इसकी यानी अफ़गानिस्तान की, उसे कितनी रैंक मिली है? 0.279 ये जो है ना वो अंक मिला है। ओके, अब बाकियों की भी स्थिति आप जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे ख़राब अफ़गानिस्तान है, उससे बेहतर स्थिति यमन की है, उससे बेहतर स्थिति सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की है, उससे बेहतर स्थिति सीरिया की है, उससे बेहतर सूडान है, हैती है। तो हालांकि ये सब वास्टी कंट्रीज़ हैं ये सब के सब। ठीक है, अब चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। महिला शांति और सुरक्षा यानी WPS इंडेक्स 2025-26 में कौन सा देश टॉप पर है? सबसे बेहतर स्थिति कहाँ पर है महिलाओं की? आंसर क्या होगा? डेनमार्क। ठीक है, और ये देख लीजिए नंबर 1 डेनमार्क है और उसे जो स्कोर मिला है वो 0.939 है। 1 से बस ज़रा सा ही कम है। 1 सबसे बेहतर रैंक मतलब अंक होता है और 0 सबसे खराब अंक होता है। ठीक है, उल्टा चलता है। दूसरे स्थान पर क्या है? आइसलैंड है, तीसरे पर नॉर्वे है, चौथे पर स्वीडन है, 5वें पर फिनलैंड है। टॉप 5 भी याद रख लेंगे तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मतलब है तो 2025-26 की रिपोर्ट, लेकिन इसमें डेटा 2024 का है, पिछले साल का है। तो इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 676 मिलियन महिलाएं जो है वो संघर्ष का सामना कर रही हैं। काफ़ी चिंताजनक स्थिति है दुनिया भर में महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर, ये सब चीज़ें बताई गई हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो है 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में तो चीता विलुप्त हो गया था, लेकिन अब फिर से अफ्रीकी चीतों को यहाँ पर बसाया गया है। चीता स्थानांतरण परियोजना के तहत 2022-2023 में नामीबिया फिर दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। 2025 में अभी बोत्सवाना से चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुनो में जो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क, वहाँ पर इसको रखा जा रहा है। वहाँ इसकी आबादी बढ़ाई जा रही है। और चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। इसकी रफ्तार 70 मील प्रति आवर हो सकता है, मतलब कि 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चीता की बात हो रही है, ये बिग कैट है। भारत ने बिग कैट अलायंस की भी घोषणा कर दी थी 2024 में, और नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में इसकी समिट भी होने वाली है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज कौशल, उनका निधन हो गया है 4 दिसंबर 2025 को। तो किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे? आंसर का मिजोरम। ठीक है, स्वराज कौशल, फोटोग्राफ ये रहा इनका। ये पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तो उनके पति हैं, और भाजपा सांसद हैं अभी बांसुरी स्वराज, तो उनके पिता हैं। तो 73 ईयर के थे स्वराज कौशल। और बताया जाता है, कुछ खबरों में ये देख रहा था कि सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनने वाले शख्स थे ये। 1990 में मिजोरम का गवर्नर बनाया गया था। उस समय इनकी एज थी 37 ईयर मात्र। ठीक है, राज्यसभा सदस्य भी रहे थे 1998 में, 2004 में। ये वकील थे ये मूलतः। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बन गया है? आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो टैग है ना, वो मिला है इसको वाटर इनोवेशन समिट 2025। तो उसी के दौरान ये जो है ना वो अवार्ड दिया गया है, टैग दिया गया है। वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि एयरपोर्ट जो ना जितना पानी का इस्तेमाल करता है तो उतना वो प्रकृति को वापस लौट आ रहा है। ठीक है, उसको ट्रीट करके, ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, इकोनॉमिक्स टाइम्स की। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC, उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा विवेक चतुर्वेदी। 1990 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS अधिकारी हैं। तो उनकी नियुक्ति जो है ना वो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसी ने ये की है उनकी मंजूरी के बाद। ठीक है, तो IRS अधिकारी हैं विवेक चतुर्वेदी। उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल की जगह ली है। ठीक है, तो CBIC जो है ना वो ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन होता है? इनकम टैक्स टाइप की चीज़ें। ठीक है, अप्रत्यक्ष जैसे GST हो गया, कस्टम हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से आपसे कर लिया जा रहा है, सीधे नहीं लिया जा रहा है। सीधे तौर पर क्या लिया जा रहा है? इनकम टैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश की सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, उसका आयोजन हुआ कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। आंसर क्या होगा? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में ये एक्वेरिन ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये 14वां संस्करण है। दिसंबर में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। और इसमें इंडियन आर्मी का जो गढ़वाल राइफल्स की बटालियन है उसने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ठीक है, मालदीव की बात कर लें, राजधानी क्या है? माले। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज्जो। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस राज्य की उरैयूर सूती साड़ी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का है ये। और दहंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है, उनमें से ये एक है, अभी लेटेस्ट दिया गया है। तो कुछ GI टैग है ना, उनको मैं कल के करंट अफेयर्स में शामिल करूँगा। एक ये भी मैंने दिया, कॉटन साड़ी है ये, और ये साड़ी आप ये देख रहे हैं। तो ये ना तमिलनाडु के तिरुचि क्षेत्र है। तिरुचि कहाँ पर? तिरुचि। तो वहीं के प्रसिद्ध हैं उरैयूर ये कॉटन साड़ी, सूती साड़ी। 2 दिसंबर को ये GI टैग दिया गया है। ये
हैंडलूम सहकारी समिति है वहाँ का, उरैयूर देवंगा, तो उसी ने ये आवेदन किया था और 3 साल के बाद ये मिला है जीआई टैग। ठीक है, ये हल्के वजन का है, कम वजन होता है, बारीक कपास की साड़ी होती है। खासियत है इसका डिज़ाइन और बुनाई शैली खास तौर पे। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और कोई सवाल हो आपके मन में तो पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ चैट के ज़रिए आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं वहाँ। ओके, बाय।